हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम यूजीसी एनटीए नेट निबंध हिंदी निबंध की श्रृंखला में संस्कृति और सौंदर्य डॉक्टर नामवर सिंह कृत निबंध पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मैं निबंध पर बात करूं, यूजीसी एनटीए नेट हिंदी विषय की परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक सूचना है कि उनका टाइम टेबल आ चुका है कि 26 दिसंबर को उनका एग्ज़ाम होगा इस साल का। तो आप सब अपनी तैयारी के अंतिम दौर में ही हैं और हम भी अपने स्तर पर आपके पाठ्यक्रम को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तमाम बिंदुओं पर हमने कवर किया है, कई वीडियोज लेक्चर अपलोड किए हैं। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से उसको देखते रहिए। तो चलते हैं, हम निबंध पर चर्चा करते हैं कि संस्कृति और सौंदर्य निबंध को आप चाहें तो नामवर सिंह की निबंध संचयन से इसको पढ़ सकते हैं या फिर हिंदी समय.com वेबसाइट है, उस पर जाकर आप इसको पढ़ सकते हैं। और निबंध काफ़ी लंबा है और इस निबंध में नामवर सिंह ने कई लेखकों के माध्यम से संस्कृति और सौंदर्य पर चर्चा करने की कोशिश की है, जिसमें कि कालिदास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय, दिनकर, गोविंद चंद पांडे, जयशंकर प्रसाद, इनका उन्होंने उल्लेख करते हुए संस्कृति और सौंदर्य पर विस्तार से चर्चा किया है। निबंध काफ़ी लंबा है, इसलिए ये वीडियो लेक्चर भी थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी दृष्टि चाहते हैं कि इस निबंध को कैसे समझा जाए तो मेरी एक कोशिश है, उसका आप लाभ उठा सकते हैं। जब आप संस्कृति और सौंदर्य निबंध पढ़ेंगे तो उसकी शुरुआत नामवर सिंह ने अपने गुरु यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के एक ललित निबंध अशोक के फूल से किया है। और अशोक के फूल को जब आप पढ़ेंगे या फिर पढ़ लिए होंगे तब इस निबंध को आप और अच्छे से समझ पाएंगे। और फिर ज़्यादातर उसमें इस निबंध में कुछ फैक्चुअल जानकारियाँ हैं, कुछ निबंधों का उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया है, जिसको कि मैंने वीडियो में क्लियर भी किया है और परीक्षा के दृष्टिकोण से बताया भी है कि कौन कौन कब कब परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। तो इस निबंध में संस्कृति यानी कि भारतीय संस्कृति पर विचार करने में कालिदास की रचनाओं को जब पढ़ेंगे तो आर्य संस्कृति को श्रेष्ठ बताया गया। फिर दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय नाम से पुस्तक लिखी, अज्ञेय ने भी इस पर चर्चा की। फिर आगे चलकर इनकी जो संस्कृति की का चिंतन रहा है उसको मिश्र संस्कृति का नाम दे दिया गया। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस तरीके से संस्कृति को परिभाषित किया है, पूरा डिटेल विस्तार से बताया गया है। तो अब वीडियो लेक्चर में भी क्लियर हो जाएगा। बाकी सौंदर्य को लेकर भी हमारे भारतीय साहित्य में लगातार विचार विमर्श होता रहा है, तो उसको भी इस निबंध में क्लियर किया गया है। और आखिर में, निबंध के आखिर में ये बताने की कोशिश की गई है कि जो सौंदर्य है वो तमाम विशेषताओं को लेते हुए मानव की मुक्ति के अर्थ में ही प्रयुक्त किया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी के माध्यम से। तो नामवर सिंह ने बड़े विस्तार से इस निबंध पर चर्चा की है, तो हम चलते हैं सीधे निबंध पर। संस्कृति और सौंदर्य नामवर सिंह कृत निबंध के मुख्यांश या कथनों पर चर्चा करें तो वे लिखते हैं कि अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है और इस अध्याय का अनंग लेख पढ़ने वाले हिंदी में पहले व्यक्ति हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो एक निबंध है अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ललित निबंधकार रहे हैं। ललित निबंध जिसमें कि भाव पक्ष की प्रधानता होती है और बुद्धि पक्ष गौण पक्ष होता है, उसकी चर्चा करते हुए नामवर सिंह संस्कृति और सौंदर्य, आप देख रहे हैं कि जो दोनों जो शीर्षक हैं, एक तरफ संस्कृति है और दूसरी तरफ सौंदर्य, इस पर चर्चा करते हुए शुरुआत करते हैं अपने गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी के ललित निबंध अशोक के फूल के माध्यम से। और उन्होंने लिखा कि भारतीय संस्कृति का एक अध्याय के रूप में अशोक के फूल की कहानी को लिया जा सकता है और इस अध्याय को पढ़ने वाले सबसे पहला अगर कोई व्यक्ति है तो वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आगे लिखते हैं कि पहली बार उन्हें ही यह अनुभव हुआ कि एक एक फूल, एक एक पशु, एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर
हमारे सामने उपस्थित हैं। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है, आम की भी है, बकुल की भी है, चंपे की भी है। आगे लिखते हैं कि हिंदी में फूलों पर ललित लेख लिखने वाले कई लेखक निकल आए हैं, लेकिन कहने की आवश्यकता नहीं है कि अशोक के फूल आज भी अपनी जगह है। एक तरीके से नामवर सिंह लिख रहे हैं कि अगर फूलों पर बात की जाए तो फूल को केंद्र में रखकर तमाम ललित निबंध लिखे गए हैं, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो ललित निबंध अशोक के फूल लिखा है उन्होंने, उसकी आज भी अपनी महत्ता है, अपनी जगह है। आगे लिखते हैं कि कालिदास के प्रेमी पंडितों को पहली बार इस रहस्योद्घाटन से अवश्य ही धक्का लगा होगा कि जिस कवि को वे अब तक अपनी आर्य संस्कृति का महान गायक समझते आ रहे थे, वह गंधर्व, यक्ष, किन्नर आदि आर्यतर जातियों के विश्वासों और सौंदर्य कल्पनाओं का सबसे अधिक ऋणी है। यानी कि इससे पहले इस तरीके के टॉपिक पर लिखने में कालिदास का नाम सबसे पहले लिया जाता था, लेकिन जब से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अशोक के फूल नाम से निबंध को लिखा, तब से कालिदास के जो भी प्रशंसक रहे हैं उनको भी आश्चर्य हुआ है। आगे लिखते निबंध में कि वैसे तो भारत को महामानव सागर कहने वाले रविन्द्रनाथ ठाकुर एक अरसे से यह बतलाते आ रहे थे कि जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वह अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का मिश्रण है, किंतु यही संदेश अशोक के फूल के माध्यम से आया तो उसकी चोट कुछ और ही थी। आगे नामवर सिंह लिखते हैं कि अशोक के फूल के ये दो वाक्य काफ़ी हैं। अब ध्यान रखिए कि कौन से दो वाक्य काफ़ी हैं। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है, सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट ये पंक्ति है कि अशोक के फूल में ये दो वाक्य काफ़ी हैं, जिसमें कि पहला वाक्य है कि देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है, सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। यानी कि कोई चीज़ जो है वो 100% शुद्ध नहीं है, बल्कि सब में कुछ न कुछ मिश्रण है। आगे लिखते हैं कि सच कहा जाए तो आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करने के लिए ही अशोक के फूल को लिखा गया है, प्रकृति वर्णन करने के लिए नहीं। तो एक तरीके से आपको इस निबंध के माध्यम से नामवर सिंह, जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य रहे हैं, उन्होंने इसके उद्देश्य को क्लियर कर दिया है कि अशोक के फूल नामक निबंध को लिखने के पीछे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या मंतव्य था। वो स्पष्ट कर रहे हैं कि कोई फूल के माध्यम से प्रकृति चित्रण करने की उनकी कोई मंशा नहीं थी, बल्कि उन्होंने जो ये कहा जा रहा है संस्कृति की शुद्धता को लेकर चोट किया गया है, आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर उन्होंने एक क्वेश्चन मार्क उठाया। आगे नामवर सिंह लिखते हैं कि यह निबंध द्विवेदी जी के शुद्ध पुष्प प्रेम का प्रमाण नहीं, बल्कि संस्कृति दृष्टा का अनूठा दस्तावेज है। यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट लाइन। आगे लिखते हैं, अब तो भारत की सामाजिक संस्कृति की दिन रात माला जपने वाले बहुतेरे हो गए हैं। दिनकर जी ने तो संस्कृति के 4 अध्याय, पिछले लेक्चर में हमने जब अन्य गद्य विधाओं के बारे में चर्चा की थी तो संस्कृति के 4 अध्याय का जिक्र हुआ था, जिसके लेखक हैं दिनकर। उन्होंने 4 अध्यायों में संस्कृति के बारे में, भारतीय संस्कृति, इस्लामी संस्कृति और यूरोपीय संस्कृति के बारे में अलग अलग प्रकरणों में अध्ययन किया है। उसके तरफ संकेत कर रहे हैं कि आजकल तो केवल हजारी प्रसाद द्विवेदी या इसके पहले कालिदास ही भारतीय संस्कृति के बारे में नहीं लिखा है, बल्कि अब बहुत सारे लोग उस लाइन में जुड़ चुके हैं, जिसमें कि दिनकर का नाम सबसे पहले वो इंडिकेट कर रहे हैं कि संस्कृति के 4 अध्याय नाम से एक विशाल ग्रंथ ही लिख डाला। और दूसरे नंबर पर अज्ञेय का नाम आ रहा है, और अज्ञेय ने लिखा है कि काव्य की पड़ताल में तो दिनकर शुद्ध काव्य की खोज में लगे थे, लेकिन संस्कृति की खोज में उनका आग्रह मिश्र संस्कृति पर ही खोज में लगे थे। लेकिन संस्कृति की मिश्रता को ही उजागर करने का प्रयत्न उनकी संग्राहकता को नहीं है। तो एक तरीके से दिनकर की संस्कृति संबंधी जो भी चिंतन रहा है उस पर अज्ञेय ने सवाल उठाते हुए लिखा कि उन्होंने शुद्ध काव्य की खोज तो की, लेकिन अगर संस्कृति की बात की जाए तो मिश्र संस्कृति पर ही खोज किया है। आगे निबंध पर बात करते हुए नामवर सिंह लिखते हैं कि इस मिश्र संस्कृति की राजनीति से द्विवेदी जी कितने अलग थे, इसका प्रमाण यह है कि स्वाधीनता प्राप्ति के बाद जब से राष्ट्रीय स्तर पर
अनुमोदित और प्रोत्साहित नीति के रूप में सामाजिक संस्कृति का बोलबाला हुआ, द्विवेदी जी ने इस विषय पर लिखना लगभग बंद कर दिया। स्पष्ट है कि वे मिश्र संस्कृति के वकील न थे और न एक वकील की तरह अपने पक्ष के लिए इतिहास से तथ्य बटोरने ही गए। तो एक तरीके से इस निबंध के माध्यम से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और उनके निबंध अशोक के फूल और जो भारतीय संस्कृति में शुद्धता की बात कही गई है उसको तमाम लेखकों के माध्यम से स्पष्ट करने की कोशिश डॉक्टर नामवर सिंह कर रहे हैं। आगे इस निबंध में लिखते हैं कि उन्होंने बता दिया कि जब सामाजिक संस्कृति की चर्चा होने लगी थी लेखकों के बीच में, तब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन जैसे टॉपिक्स पर लिखना बंद कर दिया था। और उन्होंने बताया भी है कि वे मिश्र संस्कृति के कोई वकील नहीं थे, कोई पक्षकार नहीं थे, और इसलिए उन्होंने इतिहास से जो तथ्य हैं उसको बटोरने की कोशिश नहीं की। आगे लिखते हैं कि उन्होंने तो उस अनुभूति को वाणी दी है, इंपॉर्टेंट पंक्ति, उन्होंने तो उस अनुभूति को वाणी दी जो अपने अतीत के साहित्य को पढ़ते और कलाकृतियों को देखते समय अंतर्मन में उठी थी। और इस बात से तो संभवतः आगे भी इनकार न करेंगे कि द्विवेदी जी ने वह एक अमूर्त बौद्धिक अवधारणा नहीं थी बल्कि दृष्टि का उन्मेष था। तो बौद्धिक अवधारणा और दृष्टि का उन्मेष, इस पर चर्चा करते हुए नामवर सिंह लिखते हैं कि आगे भी इससे सहमत होंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जिस उद्देश्य से भारतीय संस्कृति के बारे में लिखा था वो बौद्धिक अवधारणा नहीं थी बल्कि दृष्टि का उन्मेष था। आगे लिखते हैं कि द्विवेदी जी कहते हैं कि सब कुछ अविशुद्ध है, तो तुरंत बाद यह भी जोड़ते हैं कि शुद्ध है केवल मनुष्य की जिजीविषा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाक्य कि सब कुछ अविशुद्ध है, लेकिन अगर शुद्धता की बात की जाए तो शुद्धता किसके अंतर्गत है? वो है मनुष्य की जिजीविषा। जिजीविषा कई बार वाक्यांश के लिए एक शब्द के रूप में परीक्षाओं में पूछी जाती रही है, यानी कि जीने की इच्छा। शुद्ध रूप से क्या है? जिजीविषा, मनुष्य की जिजीविषा। वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। आगे लिखते हैं कि आगे जहाँ संस्कृति की केवल संग्राहकता की हिमायत करते हैं वहाँ द्विवेदी जी त्याग का जिक्र करना नहीं भूलते हैं। एक तरीके से आगे दिनकर और द्विवेदी जी की तुलना करते हुए निबंध में विस्तार से चर्चा नामवर सिंह ने किया है। यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को ही कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि परीक्षा में किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जाए तो आपकी स्मृति उसे याद कर सही उत्तर को वहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर क्लिक करें। आगे लिखते हैं कि अशोक के फूल में ही उसी अनुच्छेद के अंतर्गत एक दृष्टा की तरह मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ देखते हुए वे लिखते हैं, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस निबंध में वो अब मनुष्य को केंद्र में रख रहे हैं, मनुष्य की जिजीविषा को केंद्र में रख रहे हैं और कह रहे हैं कि न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। तो बहुत बड़ी बात हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में नामवर सिंह लिख रहे हैं। आगे लिखते हैं कि द्विवेदी जी के सामने योजनाबद्ध रूप से मिश्र संस्कृति तैयार करने की समस्या नहीं है। समस्या यह है कि आज हमारे भीतर जो मोह है, संस्कृति और कला के नाम पर जो आसक्ति है, धर्माचार और सत्यनिष्ठा के नाम पर जो जड़िमा है, उसे किस प्रकार ध्वस्त किया जाए। आप वर्तमान समय में भी देख रहे होंगे कि संस्कृति के नाम पर सकारात्मक नकारात्मक दोनों काम होते हैं। तो उसी तरफ संकेत कर रहे हैं कि अगर मिश्र संस्कृति तैयार करने की समस्या नहीं है, समस्या यह है कि हमारे भीतर जो मोह है, यानी कि जो लगाव है, वो मोह बाद में कट्टरता की तरफ बढ़ जाती है। और जो संस्कृति और कला के नाम पर आसक्ति है, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे सत्यनिष्ठा के नाम पर एकदम जड़ित हो चुकी हो, उसे कैसे ध्वस्त किया जाए, ख़त्म किया जाए। यानी कि एक तरीके से सामाजिक संस्कृति की तरफ जोर उन्होंने दिया है। आगे लिखते हैं कि यदि दिनकर का मिश्र संस्कृति एक राजनीति है तो अज्ञे की संस्कार धर्मी संग्राहक संस्कृति भी किसी और राजनीति के अनुसंग से नहीं बच जाती। अब देख रहे हैं कि दिनकर और अज्ञे
इन दोनों की चर्चा लगातार इस निबंध में नामवर सिंह कर रहे हैं। आगे लिखते हैं कि जब वे कहते हैं, दिनकर पर लिखते हुए लिख रहे हैं कि मिश्र संस्कृति अगर उनकी एक राजनीति है, तो अज्ञेय की संस्कार धर्मी संग्राहक संस्कृति भी राजनीति से नहीं बच पाती है। जब वे कहते हैं कि संस्कृतियाँ प्रभाव ग्रहण करती हैं, अपने अनुभव को समृद्ध बनाती हैं, तो उसमें एक मूल संस्कृति का अस्तित्व पहले ही से स्वीकार लिया गया है, जो किसी प्रभाव से पहले विशुद्ध है। एक तरीके से तीनों लेखकों पर उन्होंने तुलनात्मक दृष्टि डाली है नामवर सिंह ने। आगे लिखते हैं कि यदि दिनकर की सामाजिक संस्कृति का संबंध राजनीति के एक पक्ष से है, तो स्वयं अज्ञेय और गोविंद चंद्र पांडे, एक अगला नया नाम इसमें आप देख रहे हैं, गोविंद चंद्र पांडे की शुद्ध संस्कृति का संबंध भी राजनीति के दूसरे पक्ष से जोड़ा जा सकता है। जब आप निबंध पढ़े होंगे या फिर कभी मौका मिलेगा परीक्षा के बाद भी पढ़ने का, तो आप पढ़ेंगे तो इसमें गोविंद चंद्र, अज्ञेय, दिनकर, जयशंकर प्रसाद इत्यादि का नाम आएगा और भारतीय संस्कृति, परंपरा और सौंदर्य के बारे में इन लोगों का क्या चिंतन रहा है, उसी को आधार बनाकर नामवर सिंह ने पूरे निबंध को लिखा है। आगे लिखते हैं कि जिसको गोविंद चंद्र पांडे ने शुद्ध संस्कृति कहा है, वह भी राजनीति के दूसरे पक्ष से जोड़ा जा सकता है। शुद्ध होने से ही वह राजनीति से मुक्त नहीं हो जाती। द्विवेदी जी की दृष्टि में संस्कृति का यह आग्रह भी एक प्रकार का मोह है, जो बाधा उपस्थित करता है। संस्कृति में निहित जिस संस्कार की ओर अज्ञेय ने संकेत किया है, उसकी अर्थवत्ता से द्विवेदी जी अपरिचित हैं। यह तो स्वयं अज्ञेय भी न स्वीकार करेंगे, फिर भी उन्हें यह देखकर आश्चर्य न होना चाहिए कि उन्होंने अक्सर इस संस्कार को भी बाधा माना है। आगे एक निबंध के बारे में चर्चा करते हुए लिखते हैं कि साहित्य का मर्म, जिसका प्रकाशन सन 1948 ईस्वी में हुआ था, साहित्य का मर्म शीर्षक व्याख्यानों में उनका जोर इसी बात पर है, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का, कि विवेक के परिष्करण के लिए किए गए संस्कार भी काल पाकर किसी नए सृजन के ग्रहण के लिए बाधा बन जाते हैं। वे कहते हैं कि संस्कार शब्द का प्रयोग करते समय मुझे थोड़ा संकोच ही हो रहा है। संस्कार शब्द अच्छे अर्थ में ही प्रयुक्त होता है, परंतु मनुष्य स्वभाव से ही प्राचीन के प्रति श्रद्धा परायण होता है और प्राचीन काल से संबद्ध होने के कारण कुछ ऐसी धारणाओं को श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगता है, जो जब शुरू हुई होंगी तो निश्चय ही उपयोगी रही होंगी, परंतु बाद में उनकी उपयोगिता घिस गई, वे रूढ़ि मात्र बन गई। ये काफ़ी यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि अज्ञेय ने रूढ़ि और मौलिकता नाम से एक निबंध लिखा है। परंपरा और निर्वैयिकता इस नाम से भी एक निबंध है, और रूढ़ि और मौलिकता खासतौर से ध्यान देने वाली बात है, रूढ़ि और मौलिकता। तो उसमें भी वो बताते हैं कि जो चीज़, जो परंपरा है, कोई ऐसी पोटली नहीं है कि जिसको अचानक कोई उठाकर लेकर चलने लगा, बल्कि उसकी एक क्या है, उसका एक इतिहास है, उसकी भी एक कोई उद्भव स्थान है, वहाँ से धीरे धीरे वो आगे बढ़ी है और परंपरा में कन्वर्ट हो गई। बाद में वही परंपरा रूढ़ि में बदल जाती है। तो कुछ कुछ यहाँ पर भी हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य का मर्म नामक जब उन्होंने एक व्याख्यान दिया था, तो उसमें उन्होंने कहा कि जब भी कोई संस्कार का जैसे शब्द प्रयोग किया गया, तो पहले वो सकारात्मक अर्थ में प्रयोग किया गया, बाद में मनुष्य जो है अपने पहले यानी कि प्राचीन से कुछ ग्रहण करता है, और प्राचीन से ग्रहण करने के बाद धीरे धीरे शुरू में वो उपयोगी साबित होती है, लेकिन जब उसकी उपयोगिता खत्म हो जाती है, घिसट जाती है, तो फिर वो रूढ़ि में बदल जाती है। ऐसे संस्कार सब समय बृहत्तर मानव पट भूमिका पर खरे नहीं उतरते। इन कालगत संस्कारों की चर्चा करने के बाद वे उन देशगत और जातिगत संस्कारों की ओर भी संकेत करते हैं। अन्य देश और अन्य जाति के विश्वास पर आधारित साहित्य को समझने में ये बाधक होते हैं। तो साहित्य का मर्म आप याद रखिए, क्योंकि बदलते हुए पैटर्न में कभी भी सवाल पूछा जा सकता है कि साहित्य का मर्म नामक व्याख्यान किसका है या फिर किसने लिखा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और नामवर सिंह ने अपने निबंध में इसका जिक्र किया। आगे वे लिखते हैं कि संस्कार की प्रक्रिया अंततः संस्कृति के क्षेत्र में उस शुद्धिकरण की ओर ले जाती है जिसकी परिणति वर्जनशीलता में होती है। यह वही वर्जनशीलता है जिस पर भारतीय संस्कृति के बहुत से हिमायतियों को अभिमान है। हमारे यहाँ वाला ब्रह्मास्त्र इस वर्जनशील अहंकार की उपज है, जिसका मुकाबला द्विवेदी जी को अक्सर करना पड़ता था। आगे लिखते हैं कि हिंदी साहित्य की भूमिका। आप जानते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका के उपसंहार में उन्होंने लिखा है कि आए दिन श्रद्धापरायण आलोचक
यूरोपियन मतवादों को धकिया देने के लिए भारतीय आचार्य विशेष का मत उद्धृत करते हैं और आत्मगौरव के उल्लास से घोषित कर देते हैं कि हमारे यहाँ यह बात इस रूप में मानी गई है या कही गई है, मानो भारतवर्ष का मत केवल वही एक आचार्य उपस्थापित कर सकता है। मानो भारतवर्ष के हजारों वर्ष के सुदीर्घ इतिहास में नाम लेने योग्य एक ही कोई आचार्य हुआ है और दूसरे या तो हैं ही नहीं या हैं भी तो एक ही बात मान बैठे हैं। यह रास्ता गलत है। किसी भी मत के विषय में भारतीय मनीषा ने गड्डुलिका प्रवाह की नीति का अनुसरण नहीं किया। प्रत्येक बात में ऐसे बहुत से मत पाए जाते हैं जो परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध पड़ते हैं। आगे नामवर सिंह लिखते हैं कि पंडितों की समझ का यह इकहरापन द्विवेदी जी की दृष्टि में एक बड़ी बाधा है। इस संकीर्ण इकहरेपन के खिलाफ संघर्ष करते हुए उन्होंने भारतीय संस्कृति की विविधता, जटिलता, परस्पर विरोधी जीवंतता और समृद्धि का पुनः सृजन किया। एक तरीके से चली आ रही परंपरा के खिलाफ उन्होंने एक तरीके से विद्रोही चेतना अपनाते हुए उसकी विविधता, जटिलता, परस्पर विरोधी जीवंतता और समृद्धि का पुनर्सृजन किया। एक तरीके से उस पर नए सिरे से विचार किया और उस पर लिखने की कोशिश की। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत आर्येतर जातियों के अवदान की उल्लसित चर्चा का कारण यही है। यदि एक इस प्रयास में कहीं आर्य श्रेष्ठता के अहंकार को श्रेष्ठ ठेस लगती है तो द्विवेदी जी इस बात से चिंतित नहीं दिखते हैं। वस्तुतः यह दूसरी परंपरा की खोज का प्रयास है। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं, दूसरी परंपरा की खोज, नामवर सिंह की एक पुस्तक का नाम है और उस पुस्तक में भी उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी को ही केंद्र में रखा है। यहीं से शायद इस पंक्ति को उन्होंने उठाया भी होगा और पुस्तक का नाम दे दिया। तो परीक्षा में कई बार पूछा जाता है दूसरी परंपरा की खोज के लेखक तो नामवर सिंह, लेकिन ये चर्चा उन्होंने द्विवेदी जी के बारे में की है। लिखते हैं कि वस्तुतः यह दूसरी परंपरा की खोज का प्रयास है जिसका प्रयोजन मुख्यतः पंडितों की इकहरी परंपरा की संकीर्णता का निर्दर्शन है। आगे लिखते हैं कि प्रसंगवश द्विवेदी जी ने इस प्रयास की एक परंपरा हिंदी में पहले से दिखाई पड़ती है। एक दशक पहले जयशंकर प्रसाद को भी ऐसे ही भारत व्याकुल लोगों से पाला पड़ा था जिनके जवाब में कवि को काव्य और कला तथा रहस्यवाद, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि काव्य और कला तथा रहस्यवाद ये निबंध किसने लिखा है, तो आपका आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। नामवर सिंह लिखते हैं कि ठीक है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने परंपरा से चली आ रही जो आर्य श्रेष्ठता के बारे में हमारे आचार्यों ने बात लिखी थी उसको उन्होंने तोड़ते हुए नए सिरे से देखने की कोशिश की। लेकिन ये काम पहले केवल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं किया, बल्कि उससे पहले जयशंकर प्रसाद ने इस काम को किया था। और भारत व्याकुल लोगों, मतलब जो यहाँ के निवासी थे, उन्होंने कुछ क्वेश्चन मार्क उठाए थे जयशंकर प्रसाद पर, तो जिनके जवाब में उन्होंने निबंध लिखा काव्य और कला तथा रहस्यवाद। और उसमें उन्होंने बताने की कोशिश की कि नए काव्य प्रयोगों की प्रतिक्रिया के रूप में उन्हें भी भारतीयता की दुहाई सुनाई पड़ी थी। आप परीक्षा के दृष्टिकोण से बस यही ध्यान में रखिए कि काव्य और कला तथा रहस्यवाद नामक निबंध के लेखक कौन है। काव्य और कला निबंध का आरंभ ही इस प्रकार होता है कि भारतीय वांग्मय की सुरुचि संबंधी विचित्रताओं को बिना देखे ही अत्यंत शीघ्रता में आजकल अमुक वस्तु अभारतीय है अथवा भारतीय संस्कृति के सुरुचि के विरुद्ध है कह देने की परिपाटी चल पड़ी है। प्रसाद ने यह भी लक्षित किया था कि ये सब भावनाएं साधारणतः हमारे विचारों की संकीर्णता से हैं और प्रधानतः अपनी स्वरूप विस्मृति से उत्पन्न है। तो इन महत्वपूर्ण पंक्तियों को आप अपने ध्यान में रखिए। अगर मिलान करने के लिए क्वेश्चन आ जाए या फिर पंक्ति उठा ली जाए या फिर आपको संस्कृति और सौंदर्य के विषय वस्तु के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखनी पड़े तो ये लेक्चर आपके दिमाग में तुरंत आए। नामवर सिंह आगे जयशंकर प्रसाद पर चर्चा करते हुए लिखते हैं कि प्रसाद ने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में सौंदर्यानुभूति की परंपरा को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया। इस परंपरा का आरंभ भी ऋग्वेद से ही होता है, किंतु आर्यजन की वह परंपरा है जिसके प्रतिनिधि इंद्र हैं, जिसमें काम की पूर्ण स्वीकृति है। वह वरुण के अधिनायकत्व में विकसित होने वाली असुर परंपरा से सर्वथा भिन्न है, जो विधि विधान और विवेक को विशेष महत्व देती थी।
प्रसाद ने इन दोनों परस्पर विरोधी परंपराओं के विकास की मनोरंजक रूपरेखा प्रस्तुत की है और कहने की आवश्यकता नहीं कि उनकी दृष्टि में जीवन में काम को पूर्णतः स्वीकार करके चलने वाली आनंदवादी परंपरा ही मुख्य है, अथच काम में भी है। इसलिए आप जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी को देखेंगे तो उसका जो आखिरी सर्ग है आनंद ही है, और इससे इस निबंध के माध्यम से आपको पता चल रहा होगा कि उन्होंने इसलिए यहाँ पर नामवर सिंह लिख रहे हैं कि आनंदवादी परंपरा, ठीक है। चाहते तो जयशंकर प्रसाद दूसरे भाव से भी कामायनी का समापन करते हैं, लेकिन चिंता से शुरू करते हैं और आनंद पर जाकर ये महाकाव्य समाप्त होता है। तो देख रहे हैं चिंता जो कि मनुष्य का एक मनोभाव है और आनंद भी मनोभाव में है। तो पहले जो शुरुआत हो रही है कामायनी की वो एक निगेटिव मनोभाव से शुरू हो रही है, लेकिन अंत क्या हो रहा है, पॉजिटिव से। आगे लिखते हैं इस निबंध में नामवर सिंह विचार और वितर्क, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। किसका निबंध है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। विचार और वितर्क सन 1945 में संकलित एक आरंभिक निबंध हमारी संस्कृति और साहित्य का संबंध में लिखा कि सबसे अधिक आर्यतर संस्रव साहित्य और ललित कलाओं के क्षेत्र में हुआ है। तो इस निबंध का नाम आप याद रखिए कि किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। उसमें वो लिखते हैं कि सबसे अधिक आर्यतर संस्रव साहित्य और ललित कलाओं के क्षेत्र में हुआ है। अजंता के चित्रित सांची, भरहुत आदि में उत्कीर्ण चित्र और मूर्तियां आर्यतर सभ्यता की समृद्धि के परिचायक हैं। इसके बाद महाभारत और कालिदास के काव्यों की तुलना करने में जान पड़ेगा कि दोनों दो चीज़ें हैं, एक में तेज है, दृप्तता है और अभिव्यक्ति का वेग है, तो दूसरे में लालित्य है, माधुर्य है और व्यंजना की छटा है। तो महाभारत और कालिदास के काव्यों की यहाँ पर तुलना की और तुलना में बताया गया कि किसकी क्या विशेषता रही। आगे लिखते हैं कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के बारे में भी उसके आर्यों की विद्या न मानने वाले मत का जिक्र करते हुए कहते हैं कि शुरू में एक कथा में बताया गया है कि ब्रह्मा ने नाट्य वेद नामक 5वें वेद की सृष्टि की है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पंचम वेद किसे कहा जाता है, तो भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसे पंचम वेद भी कहा जाता है। वैसे वेदों की संख्या कुल 4 है, लेकिन जब 5वें वेद की बात की जाती है तो नाट्य शास्त्र का नाम लिया जाता है। परीक्षा में खूब पूछा जाता है, इसको आप ध्यान में रखिए। आगे वे प्रसाद के रहस्यवाद निबंध पर चर्चा करते हुए लिखते हैं कि प्रसाद ने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में स्पष्ट किया है कि आनंद पथ को उनके कल्पित भारतीयोचित विवेक में सम्मिलित कर लेने से आदर्शवाद का ढांचा ढीला पड़ जाता है। इसलिए वे इस बात को स्वीकार करने में डरते हैं कि जीवन में यथार्थ वस्तु आनंद है। ज्ञान से व अज्ञान से मनुष्य उसी की खोज में लगा है। आदर्शवाद ने विवेक के नाम पर आनंद और उसके पथ के लिए जो जनरव फैलाया है वही उसे अपनी वस्तु कहकर स्वीकार करने में बाधक है। आगे लिखते हैं कि प्रसाद ने कहा कि संस्कृति सौंदर्य बोध के विकसित होने की मौलिक चेष्टा है। ये देखिए परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट पंक्ति है। कभी भी पूछा जा सकता है कि संस्कृति सौंदर्य बोध के विकसित होने की मौलिक चेष्टा है, किसका कथन है, तो जयशंकर प्रसाद का है। आगे नामवर सिंह लिखते हैं कि यह आकस्मिक नहीं है कि भारतीय संस्कृति के नाम पर नैतिकता के ध्वजा फहराने वाले प्रकृति के सौंदर्य को तो किसी प्रकार सह लेते हैं, पर नारी सौंदर्य के सामने आंखें चुराने लगते हैं। उदाहरण के लिए शुक्ल जी के लोक मंगल में प्रकृति सौंदर्य के लिए तो पूरी जगह है, लेकिन छायावादी की कौन कहे। स्वयं विद्यापति के लिए तो पूरी जगह है, लेकिन छायावादियों की कौन कहे। स्वयं विद्यापति और सूर जैसे भक्त कवियों का नारी सौंदर्य विग्रह नहीं है। आनंद और माधुर्य को लोक मंगल की सिद्धावस्था का गौरवपूर्ण पद देकर उन्होंने साधनावस्था का मार्ग अपनी ओर से सर्वथा निष्कंटक कर लिया, क्योंकि साधना के मार्ग में माधुर्य से बाधा पहुंचने की आशंका है। ठीक है, तो एक तरीके से इन्होंने नामवर सिंह ने तमाम लेखकों के बारे में चर्चा की और खासतौर से छायावादियों के काव्य में नारी की क्या स्थिति रही है, नारी सौंदर्य पर उनकी क्या दृष्टि रही है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। और आगे लिखते हैं कि हिंदी साहित्य की भूमिका के साथ ही प्राचीन भारत का कला विलास नामक पुस्तक लिखी, जो आगे चलकर परिवर्धित रूप में प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद नाम से छपी है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में नामवर सिंह लिख रहे हैं कि हिंदी साहित्य की भूमिका के साथ ही उन्होंने एक और पुस्तक लिखी सन 1940 ईस्वी में, जो पहले प्राचीन भारत का कला विकास नाम से छपी थी, प्रकाशित हुई थी, लेकिन बाद में आगे चलकर प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद नाम से, हो सकता है परीक्षा में पूछा जाए कि प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद किसकी पुस्तक है, तो हजारी प्रसाद
द्विवेदी की नाम से छपी। प्राचीन भारत में प्रचलित कलाओं के लगभग 100 संदर्भों का तथ्यात्मक विवरण उपस्थित करने से पहले कलात्मक विनोद में सौंदर्य बोध की संस्कृति का अत्यंत संवेदनशील और सूक्ष्म विवरण बाद के पृष्ठों में मिलता है, या फिर बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा जैसी सर्जनात्मक कृतियों के उन प्रसंगों में जहाँ नारी सौंदर्य अपने पूरे वैभव के साथ प्रकट होता है, नृत्य कला के प्रदर्शन के अवसर पर अक्सर उपस्थित होते हैं। तो उन रचनाओं का नाम याद रखिए, बाकी परीक्षा में पूछा जाए तो आपका आंसर सही हो जाए। आगे नामवर सिंह लिखते हैं कि कहने की आवश्यकता नहीं कि द्विवेदी जी ने इस सौंदर्य बोध में सर्वथा शास्त्रीय प्रतिविज्ञान ही नहीं बल्कि उसमें एक सजग इंद्रिय संवेदन की प्रतिज्ञता भी स्पष्ट की है, जिसमें कि रूप, शोभा, सुषमा, सौभाग्य, चारुता, लालित्य, लावण्य आदि का ऐसा सूक्ष्म परिज्ञान और संवेदन हिंदी में दुर्लभ ही है। मेघदूत एक पुरानी कहानी, ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है, जिसका प्रकाशन सन 1957 में हुआ था। कि मेघदूत एक पुरानी कहानी से पूर्व मेघ के पुष्पावली मुखानम वाले 26वें छंद पर द्विवेदी जी की व्याख्या का एक अंश प्रस्तुत है। जो संपत्ति परिश्रम से नहीं अर्जित की जाती और जिसके संरक्षण के लिए मनुष्य का रक्त पसीने में नहीं बदलता, वह केवल कुत्सित रुचि को प्रश्रय देती है। सात्विक सौंदर्य वहाँ है जहाँ चोटी का पसीना एड़ी तक आता है और नित्य समस्त विकारों को धोता है। तो देखिए यहाँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पंक्ति है कि सौंदर्य को देखने का नज़रिया सबका अलग अलग है, और यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सही मायने में सौंदर्य किसे माना है? सात्विक सौंदर्य वहाँ है जहाँ चोटी का पसीना एड़ी तक आता है और नित्य समस्त विकारों को धोता है। सही मायने में वही सौंदर्य है। आगे लिखते हैं कि पसीना बड़ा पावक तत्व है मित्र, जहाँ इसकी धारा रुद्ध हो जाती है वहाँ कलुष और विकार जमकर खड़े हो जाते हैं। विदिशा के प्रच्छन्न विलासियों में यह पावनकारी तत्व नहीं है। उनके चेहरों पर सात्विक तेज और उल्लसित करने वाली दीप्ति नहीं रह गई है। इसलिए मैं सलाह दे रहा हूँ कि विश्राम करके आगे बढ़ना, क्योंकि प्रातःकाल निचली पहाड़ी इर्द गिर्द तुमको मनुष्य की सात्विक शोभा दिखाई देगी। वहाँ सवेरे सूर्योदय के साथ ही तुम श्रम जल स्नान नारियों की दिव्य शोभा देख सकोगे। नागरिक लोगों के आनंद और विलास के लिए कृषकों ने फूलों के अनेक बगीचे लगा रखे हैं। प्रातःकाल कृषक वधुएं फूल चुनने के लिए इन पुष्पोद्यानों में आ जाती हैं। उस प्रदेश में इन्हें पुष्पावली कहते हैं। यहाँ पर पुष्पावली का अर्थ उन्होंने क्लियर किया है कि पुष्पावली क्या है। पुष्पावली यानी कि प्रातःकाल में जो कृषक वधुएं हैं यानी कि किसान वधुएं फूल चुनने के लिए जब उद्यानों में आती हैं तो उसे पुष्पावली कहते हैं। पुष्पावली का जो सामान्य अर्थ है फूल चुनने वाली, तो इसको ध्यान में रखिए। मैं भी एक आध प्रश्न इस पर बन सकता है कि पुष्पावली से क्या तात्पर्य है। आगे लिखते हैं कि पुष्पावलियों का यह श्रम जल स्नात सौंदर्य कालिदास का नहीं, द्विवेदी जी के कालिदास का सौंदर्य क्लासिकी परंपरा में फूटती हुई आधुनिकता संस्कृति को संस्कार देने वाली यह एक परंपरा है जो अनजाने ही निराला की श्याम तन भर बधा यौवन वाली वह तोड़ती पत्थर से जुड़ जाती है। उसमें भी जो निराला ने वह तोड़ती पत्थर में स्त्री है उसका जो वर्णन किया है उसमें भी एक अलग तरीके का सौंदर्य दिखाई पड़ता है। उसी की तरफ संकेत कर रहे हैं नामवर सिंह। आगे वे एक निबंध विचार प्रवाह, जिसका कि प्रकाशन सन 1959 ईस्वी में हुआ था। विचार प्रवाह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, किसी के द्वारा लिखा गया है या फिर प्रकाशन भी पूछा जा सकता है। ध्यान में रखें 1959 में संकलित इस निबंध के अंतर्गत संकलित है जनता का अंत स्पंदन शीर्षक लेख से विशेष रूप से उल्लेखनीय है। निबंध इस चिंता से आरंभ होता है कि कुछ ऐसा प्रयत्न होना चाहिए कि इस वंचित जनता के भीतर रसग्राहिका संवेदना उत्पन्न हो सके, वे भी सुंदर का सम्मान कर सीखें, सुंदर ढंग से जीवन बिताना सीखें, सुंदर को पहचानना सीखें। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर लिखी जा रही है। विचार प्रवाह निबंध में जनता का अंतः स्पंदन शीर्षक में कि कुछ ऐसा प्रयत्न होना चाहिए कि इस वंचित जनता जो शोषित जनता है के भीतर रसग्राहिका संवेदना उत्पन्न हो, वे भी सुंदर का सम्मान करना सीखें, सुंदर ढंग से जीवन बिताना सीखें, सुंदर को पहचानना सीखें। आगे लिखते हैं कि द्विवेदी जी सौंदर्य को अतिरिक्त मानते हैं, किंतु उनके अतिरिक्त का अर्थ वह है जो आनंदवर्धनकृत लावण्य की परिभाषा में है। वह किसी वस्तु के प्रसिद्ध अवयवों में से कोई भी नहीं है, उनसे अतिरिक्त है
और फिर भी उन अवयवों को छोड़कर नहीं रह सकता। सो सौंदर्य रूप नहीं है, लेकिन रूप को छोड़कर भी रहा नहीं जा सकता। ये इंपॉर्टेंट लाइन कि सौंदर्य रूप नहीं है, लेकिन रूप को छोड़कर भी नहीं रह भी नहीं सकता। इस शास्त्रीय परिभाषा से द्विवेदी जी जीवन के लिए जो निष्कर्ष निकालते हैं वह द्रष्टव्य है, वो देखने लायक है। वो कहते हैं कि जीवन को सुंदर ढंग से बिताने के लिए भी जीवन का एक रूप होना चाहिए। बहुत से लोग कुछ भी न करने को भलापन समझते हैं, किंतु यह गलत धारणा है। सुंदर जीवन क्रियाशील होता है, क्योंकि क्रियाशीलता ही जीवन का रूप है। क्रियाशीलता को छोड़कर जीवन का सौंदर्य टिक नहीं सकता। ये काफ़ी बड़ी बात है। यहाँ पर नामवर सिंह अपने गुरुदेव हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों के बारे में और खुद उनके बारे में, उनके विचारों के बारे में बता रहे हैं, और जो सौंदर्य के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी का दृष्टिकोण रहा है उसको भी क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे वे लिखते हैं कि परंपरा और आधुनिकता शीर्षक निबंध में वे लिखते हैं, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं। अब ध्यान रखिए कि परंपरा और आधुनिकता नाम से भी सवाल आ सकता है कि किसका लेख है। नामवर सिंह लिखते हैं कि परंपरा और आधुनिकता शीर्षक में वे लिखते हैं, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि जो मनुष्य को उसकी सहज वासनाओं और अद्भुत कल्पनाओं के राज्य से वंचित करके भविष्य में उसे सुखी बनाने के सपने देखता है, वह ठूंठ तर्क परायण कठमुल्ला हो सकता है। आधुनिक बिल्कुल नहीं। वह मनुष्य को समूचे परिवेश से विच्छिन्न करके हाड़ मांस का यंत्र बनाना चाहता है। यह न तो संभव है न वांछनीय है। परंपरा और आधुनिकता शीर्षक में लिखते हैं ना कि जो मनुष्य को उसकी सहज वासनाओं और अद्भुत कल्पनाओं के राज्य से वंचित करके भविष्य में उसे सुखी बनाने के सपने देखता है, वह ठूंठ तर्क परायण कठमुल्ला हो सकता है, आधुनिक नहीं हो सकता है। तो ये देखिए, दो जो शब्द यूज किए गए हैं, तर्क परायण और कठमुल्ला, वो कह रहे हैं कि ये इस कैटेगरी के हो सकते हैं, लेकिन आधुनिक नहीं कहे जा सकते हैं अगर वे मनुष्यों की वासनाओं और अद्भुत कल्पनाओं को वंचित करके उनको भविष्य में सुखी रहने का एक सपना दिखाते हों। वे लिखते हैं कि वह मनुष्य को समूचे परिवेश से अलग करके हाड़ मांस का केवल यंत्र बनाना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है और नहीं वांछनीय है। द्विवेदी जी मनुष्य की समस्त रचयित्री आनंदिनी वृत्ति का विकास आवश्यक समझते हैं, क्योंकि चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, धर्म, विज्ञान और साहित्य के माध्यम से उसी वृत्ति को अभिव्यक्ति मिलती है। आगे वे लिखते हैं कि वे सौंदर्य शास्त्र और लालित्य मीमांसा के नाम से एक पूरी पुस्तक लिख रहे थे अपने आखिरी दिनों में, और उनके जो प्रिय कवि हैं वो कालिदास की लालित्य योजना, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसको ध्यान में रखिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने कालिदास की लालित्य योजना नामक पुस्तक पूरी करके लालित्य शास्त्र पर ही व्यवस्थित और सांगोपांग विचार करना शुरू किया था। उनके जीवन की सुदीर्घ सौंदर्य चिंता और सौंदर्य साधना की यह स्वाभाविक परिणति थी। दुर्भाग्यवश उस पुस्तक को केवल 5 ही निबंध पूरे हो पाए थे। लिखने की कोशिश की थी कालिदास की लालित्य योजना नामक पुस्तक, उसमें केवल 5 निबंध हैं। तो देखिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर, पर उनसे भी उनकी व्यापक और मौलिक सौंदर्य चिंता का कुछ आभास मिल ही जाता है। लिखना तो बहुत निबंध चाह रहे थे, लेकिन केवल 5 ही निबंध लिख पाए, फिर भी वो भी निबंध काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे वे लिखते हैं कि उन्हें इस तथ्य का एहसास है कि भारतवर्ष में इस प्रकार के किसी अलग शास्त्र की कल्पना नहीं की गई है, परंतु काव्य, शिल्प, चित्र, मूर्ति, संगीत, नाटक आदि की आलोचना के प्रसंग में विविध आगमों में चरम सुंदर तत्वों की महिमा बताने के बहाने इसकी चर्चा अवश्य होती रही है। इसलिए अपनी इस छिन्न किंतु समृद्ध परंपरा के आधार पर उन्होंने लालित्य चिंतन के भवन निर्माण का प्रयास किया है। इस निबंध में आगे वे कुछ सूत्रों पर चर्चा कर रहे हैं। लिखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रयासों पर चर्चा करते हुए कि पहला सूत्र यह है कि वे सौंदर्य को सौंदर्य न कहकर लालित्य कहना चाहते हैं। ये देखिए, उन्होंने सौंदर्य की जगह लालित्य शब्द ज़्यादा उचित समझा, और लिखते हैं कि वे सौंदर्य को सौंदर्य न कहकर लालित्य कहना चाहते हैं, क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य से भिन्न किंतु उसके समानांतर चलने वाला मानव रचित सौंदर्य उनकी दृष्टि में विशेष महत्वपूर्ण है। आगे लिखते हैं कि लालित्य वह इसलिए है कि मानव द्वारा ललित है। अब लालित्य का भी उन्होंने एक तरीके से भाव यहाँ पर बता दिया है। सौंदर्य की इस मानववादी धारणा का स्रोत द्विवेदी जी ने अपनी परंपरा से ही ढूंढ निकाला। वह स्रोत है भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र में नाटक की उत्पत्ति की जो कथा दी गई है, उसके अनुसार देवता नाटक न कर सके और नाटक कर सकने में मनुष्य को ही समझा गया, क्योंकि उसमें देवताओं से एक विशिष्ट शक्ति है
अनुकरण की। यही नहीं, भरत मुनि ने अपने समय में प्रचलित रूपकों में से पूर्णांग सिर्फ नाटक और प्रकरण को ही माना है, जहाँ नायक मनुष्य होता है। तो एक तरीके से मनुष्य को केंद्र में रखकर जो भी बातें कही गई हैं उस पर जोर दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आगे लिखते हैं कि द्विवेदी जी कला सृजन में मनुष्य की महिमा का सबल विवेक भरत मुनि से प्राप्त करते हैं। सौंदर्य को मनुष्य ललित मानने का दूसरा स्रोत है तांडव और लास्य का अंतर। पुराण गाथा के अनुसार शिव का तांडव रस भाव विवर्जित नृत्य है, जबकि पार्वती का लास्य रस भाव समन्वित नृत्य है। तो ये देखिए छोटे छोटे फैक्ट्स आपको मिल रहे हैं, उनको आप परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखिए कि तांडव और लास्य ये क्या है। तांडव जो कि शिव से संबंधित है और लास्य का संबंध है पार्वती से। द्विवेदी जी इससे संकेत ग्रहण करते हैं कि तांडव जहाँ मानव पूर्व तत्वों का स्वतः स्फूर्त विकास है, वहीं लास्य मानवीय प्रयासों का ललित रूप है। अंत में आगमों में वर्णित विश्वव्यापिनी सृजनात्मक शक्ति ललिता के प्रभामंडल से मंडित करते हुए वे मनुष्य निर्मित सौंदर्य तत्व को लालित्य की संज्ञा देते हैं। तो अब आप तुरंत समझ गए होंगे, जब भी लालित्य की बात आएगी तो आपके दिमाग में हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम जरूर आएगा। द्विवेदी जी की सौंदर्य दृष्टि मूलतः मानव केंद्रित ही है। ठीक है, इसका अर्थ सिर्फ यह नहीं है कि सौंदर्य का सृष्टा मनुष्य है, बल्कि यह भी है कि सौंदर्य की सृष्टि करने के कारण ही मनुष्य है। तो ये देखिए कितनी महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसको ध्यान में रखिए। आगे वे लिखते हैं कि लालित्य मीमांसा का दूसरा सूत्र यह है कि बंधन के विरुद्ध विद्रोह, बंधन द्रोही व्याकुलता को रूप देने का प्रयास। द्विवेदी जी की इस दृष्टि में कला और सौंदर्य की सृष्टि विलास मात्र नहीं बल्कि बंधनों के विरुद्ध विद्रोह है, जो शास्त्र समर्थित न होते हुए भी उनकी क्रांतिकारी सौंदर्य दृष्टि का परिचायक है। द्विवेदी जी की लालित्य मीमांसा का तीसरा सूत्र यह है कि सौंदर्य एक सर्जना है, मनुष्य की सी शिक्षा का परिणाम है। आगे लिखते हैं कि लालित्य मीमांसा के प्राप्त अंशों में सबसे अधिक विचार सी शिक्षा पर ही हुआ है, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि वे मनुष्य की सृजनशीलता पर सबसे अधिक बल देना चाहते हैं। विवेचन की शब्दावली अवश्य पुरानी है और प्रायः शैव तथा शाक्त दर्शनों की इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति का सहारा लिया गया है। द्विवेदी जी एक ऐसे समग्र भाव के रूप सौंदर्य की स्थापना करते हैं जो धर्माचरण, नैतिकता, सभी प्रकार की अभिव्यक्तियों को छाप कर, सबको अभिभूत करके, सबको अंतर्ग्रथित करके समग्र भाव का प्रकाश करता है। द्विवेदी जी के शब्दों में भाषा में मिथक में, धर्म में, काव्य में, मूर्ति में, चित्र में बहुधा अभिव्यक्ति मानवीय इच्छा शक्ति का अनुपम विलासी व सौंदर्य है, जिसकी मीमांसा का संकल्प लेकर हम चलते हैं। मीमांसा दुर्भाग्यवश अपूर्ण ही रह गई, पर संकल्प सार्थक है। जनता का अंतः स्पंदन ही नहीं बल्कि अन्य रचनाओं के प्रकाश में लालित्य मीमांसा के सूत्रों को देखें तो स्पष्ट है कि जीवन का समग्र विकास ही सौंदर्य है। यह सौंदर्य वस्तुतः एक सृजन व्यापार है। इस सृजन की क्षमता मनुष्य में अंतर्निहित है। वह इस सौंदर्य सृजन की क्षमता के कारण ही मनुष्य है। इस सृजन व्यापार का अर्थ है बंधनों से विद्रोह। इस प्रकार सौंदर्य विद्रोह है मानव मुक्ति का प्रयास। तो आपने देखा कि नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य पर चर्चा करते हुए कहाँ पर एंड उन्होंने किया है, एंड किया है मानव मुक्ति का प्रयास। शुरुआत में लगा होगा कि ये जो निबंध है ट्रेडिशनल तरीके का होगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये निबंध अपने असली रूप में समाप्त हुआ, और समाप्त हुआ इस दृष्टि से कि अगर सौंदर्य की चर्चा करें तो सौंदर्य पर तमाम उन्होंने विशेषताओं को बतलाया कि सौंदर्य जीवन का समग्र विकास है, सृजन व्यापार है, मनुष्यों की क्षमता इसमें निहित है, सृजन क्षमता निहित है, और सृजन व्यापार का अर्थ है बंधनों से विद्रोह करना, और जो सौंदर्य विद्रोह है वो मानव मुक्ति का प्रयास है। तो उम्मीद है कि ये पूरा निबंध आपके मन मस्तिष्क में थोड़ा सा बैठा होगा, और विषय वस्तु भी इसकी बैठी होगी कि आखिरकार नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य में किस पर विचार किया है। यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय, दिनकर, गोविंद चंद पांडे और कालिदास इत्यादि पर चर्चा करते हुए ज़्यादातर उन्होंने अपने गुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को ही केंद्र में रखा है। उनके तमाम निबंधों, व्याख्यानों
को ध्यान में रखते हुए संस्कृति और सौंदर्य पर विचार किया है। तो इस तरीके से ये निबंध आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।